Hello, Namaste, Adab. We have a renowned doctor with us today, Dr. Nitesh Agarwal. He's a pediatrician and a, uh, what did you say, neonatologist. What is that, doctor? सबसे पहले नमस्कार। आप सभी को सूत्रा टॉकीज और आपके माध्यम से आई एम एबल टू स्पीक टू सो मेनी पीपल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। नियोनेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो डॉक्टर्स जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के लिए सुपर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। सो इसका पाथवे ये रहता है कि पहले आप मेडिकल करते हो, एमबीबीएस करते हो, उसके बाद एक स्पेशलिटी करते हो। स्पेशलिटी में जैसे आप पीडियाट्रिक्स, मेरी स्पेशलिटी थी पीडियाट्रिक्स यानी चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। उसमें भी आप चाहो तो सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो जैसे हार्ट के स्पेशलाइजेशन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ब्रेन के लिए, उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, उसी तरह से नियोनेटोलॉजी एक सब स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी है जिसमें हम लोग न्यूबॉर्न चिल्ड्रन की देखभाल करते हैं। तो मेरा वो किया हुआ है सुपर स्पेशलाइजेशन, तो उसको इसलिए मैं अपने आप को न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन बुलाता हूँ। So, what is the difference between when a child is born, we go to a pediatrician? तो वो चाइल्ड का कुछ और ज्यादा कुछ होगा, देन विल गो टू अ नियोनेटोलॉजिस्ट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जनरल पब्लिक के हिसाब से जो बच्चे पैदा होते हैं तब वो न्यूबॉर्न्स होते हैं, ठीक है। और अब तो हम लोग मेडिकली देखेंगे तो 1 महीने की उम्र तक बच्चों को न्यूबॉर्न ही बुलाते हैं। उसके बाद में हमारा न्यूबॉर्न का डेफिनेशन खत्म होकर इन्फेंट का डेफिनेशन स्टार्ट होता है। जो बच्चे पूरे 9 महीने में पैदा होते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको नॉर्मल जनरल पीडियाट्रिशियंस जिनकी ट्रेनिंग में न्यूबॉर्न का कुछ हद तक ही एक्सपोजर हो, वो लोग आराम से संभाल पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, जैसे कोई प्रीमेच्योर बॉर्न हो गया, टाइम से पहले बॉर्न हुआ है, या उनको पहले से ही पता है कि इनको कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम है, माँ के वूम में रहते हुए बेबी में तकलीफ ऐसे पता चला है। दूसरा तीसरा चीज जैसे मालूम पड़ गया पहले से ही कि हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है, इन बच्चों को जो स्पेशल केयर चाहिए, इन बच्चों में जिनमें न्यूबॉर्न आईसीयू की जरूरत हो, तो वो लोग जाएंगे उन डॉक्टर्स के पास जिनके पास इस फील्ड में एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। हम लोग जैसे नॉर्मल पीडियाट्रिक्स का हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो एमडी पीडियाट्रिक्स 3 साल का रहता है। उसमें हम हर डिपार्टमेंट में, जैसे न्यूबॉर्न्स में, कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में कुछ कुछ समय बिता 3 महीने से 6 महीने तक बिताते हैं, ठीक है। तो हमको उस फील्ड का आइडिया, एक्सपीरियंस मिलता है। जो एमडी खत्म करने के बाद में जो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एज ऑफ टुडे कम से कम 3 साल का कोर्स रहता है। जैसे न्यूनेटोलॉजी अगर मेरे को और डिटेल में सीखना है तो मेरे को न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कम से कम और 3 साल बिताना है, एग्जाम पास करना है, उसके बाद में मेरे को न्यूनेटोलॉजिस्ट की डिग्री मिलती है। ये मेरा बाहर से किया हुआ है न्यूनेटोलॉजी। तो इसलिए हमारे पास, मेरे पास खास करके वो बच्चे आते हैं जिनमें बर्थ पे या बर्थ से पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, ये पता चलता है। तो इन बच्चों को मैं देखता हूँ। साथ में इनके अलावा मैं और बच्चों को भी देखता हूँ अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। So you are the director of Southern Gem Hospital. So that is in Hyderabad. या हैदराबाद में सदर्न जेम हॉस्पिटल के 2 ब्रांचेस है, एक बशीरबाग पर है और एक बंजारा हिल्स में है। तो बेसिकली इट्स ए फैमिली रन हॉस्पिटल बिटवीन मी एंड माय वाइफ। बोथ ऑफ अस आर डायरेक्टर्स and she is also a doctor. She is also a doctor. She is a gynecologist and she is also super specialist in infertility. जिन बच्चों को, जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते, वो उनको इलाज देती है। IUI, IVF, डोनर प्रोग्राम, हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ये सब चीज उनका करना है। उसके अलावा वो भी दूसरा कुछ भी करती है, जैसे नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, डिलीवरीज करती हैं, एल्डरली लेडीज के विमेन प्रॉब्लम्स को डील करती है, एडोलेसेंट बच्चियों के हेल्थ प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करती है। पर उनका प्राइमरी फोकस भी इनफर्टिलिटी पर है। जिन कपल्स को बच्चे नहीं है, उनको इलाज देने में उनका महारत है। तो हम दोनों मिलकर दोनों सेंटर्स रन करते हैं। वो ऑब्स एंड गायनी एंड इनफर्टिलिटी की डायरेक्टर वो है, न्यूबॉर्न्स एंड पीडियाट्रिक्स का डायरेक्टर मैं हूँ। It is such a noble cause, doctor. Thank you so much. Doctor तो is a savior. He or she is a savior. और हमारे पास we haven't seen God. तो डॉक्टर हमारे पास गॉड है ना? नहीं, I would not agree. See, God है, ठीक है। But you give us a new life altogether. No, एक तरह से चलो ठीक है, वो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हो कि इस तरह से होता है, मगर अनाज किसान उगाता है, अनाज के बगैर आप और मैं जी नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह से एक डॉक्टर का काम है जिनकी
तबीयत बिगड़ती हो, जिनका स्वास्थ्य खराब होता हो, उनको कुछ उपचार दे। जैसे मेडिसिन हो सकता है तो मेडिसिन, सर्जरी होता है तो सर्जरी, या जो भी जिस तरह से सिर्फ बातचीत करने से, सांत्वना देने से कई बार प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है। ये एक प्रोफेशन है, ठीक है, इसमें लाइफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि इसमें नोबलनेस ज्यादा है। लेकिन अगेन मैं तो कहूंगा कि एक प्रोफेशन है, इट इज ए गॉड्स गिफ्ट फॉर us also. God has given us that gift to be able to help other people. उस तरह से मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। भगवान तो भगवान ही है, वो इस हाथ से खुद का काम कुछ करवा रहा है, बस उतना ही है। हम लोग जरिया है, बस उतना ही। तो how did this journey begin? जर्नी ऑफ मेडिसिन स्टार्ट्स इन स्कूल। जैसे मैं स्कूल में था तभी से इंटरेस्ट था कि आगे चल के मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। हाँ, हैदराबाद सेंट जोसेफ्स पब्लिक स्कूल करके किंगकोटी पर स्कूल है मेरा स्कूल, तो वहां पर मैं पढ़ रहा था, तभी से इंटरेस्ट था। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स आपको शेप देते हैं, कई बार वो जिस तरह से कुछ सब्जेक्ट समझाते हैं, सिखाते हैं, अपने आप से उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद में ऐसा लगा कि मेडिकल प्रोफेशन करूंगा आगे चल के, यही मेरी इच्छा है। और एक के बाद एक चीजें होती रही। इंटर में बाईपीसी लिया, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम में सीट मिली, फिर उसके बाद एमबीबीएस ज्वाइन हो गए। एक बार ज्वाइन हो जाओ तो फिर जर्नी शुरू हो जाती है। एमबीबीएस करते हुए हम लोग हर डिपार्टमेंट के थ्रू जाते, सर्जरी, मेडिसिन, सभी डिपार्टमेंट। उस समय पीडियाट्रिक्स में जब काम करने गए तो वो फैसिनेटिंग लगा। बच्चे बोलते नहीं, अपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उनको ट्रीट करना है। सुंदर से कोमल से बच्चे और बीमार हैं, अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था इनके लिए कुछ कर सकते हैं, और एक पैशन था कि बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो उस तरह से पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ एमबीबीएस के चलते। फिर पीडियाट्रिक्स में सीट मिल गई, एमडी पीडियाट्रिक्स कर लिए। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि और न्यूबॉर्न्स के लिए कुछ करना है। बाय लक जो चाहता था वो मिला, जो चाहता था रास्ता बनता गया। नहीं, मेरा इंटर तक हैदराबाद था मैं। एमबीबीएस और एमडी दोनों कर्नाटक से था। उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया चले गया। वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप आओ, आप न्यूबॉर्न डिपार्टमेंट में काम करो, काम करते हुए आप चाहो तो पढ़ाई करो। तो वहां पढ़ाई करते हुए वहां के एग्जाम्स दिए, वहां पर न्यूबॉर्न्स की डिग्री ली, FRACP। वो डिग्री लेने के बाद में कुछ समय 2-3 साल काम भी किए वहां पे इन दैट डिपार्टमेंट एज ए सीनियर डॉक्टर। फिर उसके बाद में देश का जो है सो जो पुल रहता है अपनी तरफ खींचाव, वो था, माँ बाप की तरफ खींचाव था, तो वापस आ गए। आकर के मैं शुरू में रेनबो हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ एज ए न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। फिर उसके चलते बशीरबाग में हॉस्पिटल बनाना शुरू किया। उसके बनने के बाद फिर यहाँ पर आकर के न्यूबॉर्न एंड पीडियाट्रिक का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर एस्टैब्लिश। तो अभी भी आप रेनबो हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं? अभी भी मैं जुड़ा हूँ। हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा है। जैसे इस वक्त कैसा है कि जैसे बशीरबाग एक, अभी हमारा हैदराबाद इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि इस पार्ट ऑफ द सिटी के पेशेंट्स बोलते हैं आपके पास रखो, हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल है, तो उनको हम हमारे हॉस्पिटल में सदर्न जेएम में बशीरबाग पर एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं। उस पार्ट ऑफ द सिटी गच्चीबौली, माधापुर, कोंडापुर साइड के लोग हैं, उनके लिए बंजारा हिल्स ही बहुत दूर है, तो उनके लिए बशीरबाग आना और भी दूर होता। और उस तरह के कई सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो वो लोग अगर बोलते हैं तो हम उनको रेनबो में एडमिट करके मेरे अंडर ट्रीटमेंट आज भी देता हूँ। तो वो एक रिलेशनशिप हमारा अच्छा बना था उस वक्त मेरे काम करते समय। बाद में भी वो रिलेशनशिप मेंटेन हुआ, वो लोग भी मुझे पसंद करते हैं, मेरे को भी उनका वर्किंग स्टाइल काफी पसंद है। तो आज भी मेरे पास राइट्स है वहां पर एडमिट करने के। तो ये जो बच्चों को देख रहा है, एज अ डॉक्टर आप कभी चैलेंजेस फेस किए हैं? बहुत सारे। मेरे हिसाब से हर बच्चा एक चैलेंज है। हर एक छोटा सा अगर खांसी भी हो किसी को तो वो एक चैलेंज है। चलो हम लोग एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं कि ये चैलेंज शायद उतना बड़ा नहीं है, आसानी से हम इसको संभाल सकते हैं। लेकिन जब न्यूबॉर्न्स की बात आती है, जैसे जितने प्रीमेच्योर बेबीज रहेंगे, जैसे कभी कभी तो हमारे पास 5.5 महीने में बॉर्न हुआ बच्चा आ जाता है, उसका वजन 500, 550, 600 ग्राम रहता है, उनको बचा सकना एक चैलेंज लगता है। ठीक है, तो ऐसे हम कई सारे बच्चों को बचाए, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में बता सकता हूँ। अभी तो 20 साल हो गया काम करते हुए, थाउजेंड्स में इस तरह के स्मॉल बच्चों को बचाए हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अभी हमारे पास मदर एंड चाइल्ड इनफर्टिलिटी एंड पीडियाट्रिक्स दोनों साथ में है। तो एक बार मेरे को याद है शुरुआत में हम आके
2013 में बशीरबाग वाला सेंटर स्टार्ट किए थे। एक कपल है हमारे पास, वो बोले हमारी शादी को 20-22 साल हो गए और उनको प्रेगनेंसी नहीं था, बच्चे नहीं थे। तो पहले श्वेता के पास ट्रीटमेंट लिए, इनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी आई, बेबी बॉर्न हुआ लेकिन प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ। ठीक है, तो उसको फिर आईसीयू में रखे, उसको फिर आईसीयू में रखते हुए ठीक किए। उसका बहुत छोटा वजन का था, 850 पौने 900 ग्राम का बच्चा था। तो वहां से उसको बचा के लेके आए और फिर आखिर में उसको घर भेजे। तो दीज आर द चैलेंजेस जिनके चलते हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, पहले चैलेंज जैसे लगता है जब उनको घर भेज रहे, तो जो हैप्पीनेस, जो किक बोलते हैं ना कि ये क्या किक मिलता है, वो दैट इज अनबिलीवेबल एंड अनकंपेरेबल। उसको कंपेयर किसी चीज से कर ही नहीं सकते, उतनी हैप्पीनेस मिलती है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, सर्जिकल केसेस रहते हैं न्यूबॉर्न्स में, खास करके कुछ बच्चों में, जैसे अपना एक मसल रहता है डायफ्राम, जो हाँ। छाती और पेट को अलग करता है, कभी कभी उसमें सुराख रहता है। तो सुराख रहने से इंटेस्टाइन जो अंतड़ियां रहती है वो पूरी छाती में आके बैठ जाती है। उसको सर्जरी करके नीचे करना और उस सुराख को बंद करना और फिर उस बच्चे को बचा करके घर भेजना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यूबॉर्न सर्जरीज में ये सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है। ऐसे कई सारे बच्चे हम लोग देखे हैं, ज्यादातर बच्चों को घर भी भेजाया है, कुछ बच्चों को हम नहीं भी बचा सके हैं। तो ये सब चैलेंजेस लगता है। एंड हाउ डू यू फील जब वो बच्चे बड़े होके आपसे मिलते बहुत हैं? खुशी होती है। अभी हमारे पास कुछ बच्चे मेरे को यहाँ आए हुए, मैं जैसे बता रहा था 11-12 साल हो गया है वापस आके इंडिया, और जिन बच्चों को तब बचाए थे 11-12 साल पहले, अब वो 11-12 साल के हो गए हैं। जब वो आते हैं तो हमको लगता है ये ट्रॉफी है हमारे लिए। ठीक है, और वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं तो उनको भी नहीं लगता कि अपनी डॉक्टर के पास आएंगे, मेरी गोद में बैठ जाएंगे, मेरे से पेन ले लेंगे, अपने आप से कुछ लिखेंगे, मेरी गोद में बैठ करके मेरे ही कागज मेरे ही पेन से लिखेंगे, बातचीत जैसे दिल में है वैसा करेंगे। तो एक अपनापन, अच्छापन वो बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि उनकी मदद से हम, जो हमारे पास इस वक्त के प्रीमेच्योर बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी हम समझाने में हमको मदद मिलती है कि देखो इस बच्चे को हम इतने वजन पे बचाए थे इतने समय पहले, अब ये इतने बड़े हो गए और इस तरह से काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो उससे आज के जो पेरेंट्स हैं जिनके प्रीमेच्योर या डिजीज वाले बच्चे अभी आईसीयू में एडमिटेड है, उनको बहुत ज्यादा सांत्वना मिलती है। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत गर्व महसूस होता है उस वक्त। साथ में हमको इस तरह से लोगों को समझाने में भी मदद मिलती है। एंड हाउ डू यू एडुकेट द फैमिलीज ऑफ द पेशेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया अलग है। पहले के पुराने जमाने में लोग थे और आज के जमाने में जिस तरह के लोग हैं, लोगों की थिंकिंग अलग है। उसी तरह हमारी मेडिकल प्रोफेशनल्स की थिंकिंग भी काफी बदली है। पहले कैसा रहता था, पेशेंट डॉक्टर के पास आया, बोला मेरे को ये तकलीफ है, दवाई लिख के दे दिए डॉक्टर और भेज दिए, समझाते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। बहुत कम लोग करते थे, उतना समय नहीं दे पाते थे। ठीक है, और मेडिकल शॉप से मेडिसिन लो और चले जाओ। आज ऐसा नहीं, आज जब पेशेंट आता है उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले समझूं, फिर आप क्या दवाई दे रहे हो मैं उसको समझूं, फिर उसके बाद में आप जो दवाई दे रहे हो वो लूं। तो ये सब चीज जरूरी है। आज अच्छी बात है, एक तरह से पेशेंट खुद की हेल्थ की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी ले रहा है, इसी वजह से क्योंकि वो समझ रहा है कि उसको तकलीफ क्या है। जैसे कोविड हुआ, कोरोना, उसमें बहुत कुछ सिखाया। कोविड में जो लोग सीखे हैं घर पर रहते हुए, लोगों को जाते हुआ देख करके, उससे बहुत कुछ सीखे कि अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे से रखना है। और जब वो एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, जो सेंसिबल क्वेश्चन है, हमको खुशी लगती है कि चलो ये अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, वरी करते हैं। जब दवाई के बारे में भी पूछ रहे हैं तो अच्छाई बुराई सब समझ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। कुछ बार ऐसा होता है कि लोग गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के फिर आते हैं, तब थोड़ा सा बुरा लगता है। क्योंकि गूगल पर जनरली ये देखने को मिलता है कि जो लोग खुश नहीं है वो ही ब्लॉग्स में लिखेंगे, वही बताएंगे। जो अच्छा हुआ है, जो अच्छी चीज उनके साथ घटी है, उसके बारे में बताते नहीं है। तो ऐसे में कभी कभी गूगल की इंफॉर्मेशन के साथ जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तब उनको ज्यादा समय देना पड़ता है। उनको पहले ये समझाना होता है कि उनकी तकलीफ क्या है, उनको उसको इलाज क्या करना है, और किस तरह से गूगल इस बारे में गलत है, तब जाके वो कन्विंस होते हैं। तो उनको टाइम और ज्यादा देना पड़ता है। तो पेशेंट्स को समझाना, कई बार हम बोल के समझा देते, कई बार ड्राइंग करके बताते, कई बार हम ऑनलाइन में भी उनको इंफॉर्मेशन निकाल के देते। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े हॉस्पिटल्स, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेलबर्न जहाँ में काम किया फॉर एग्जाम्पल, या फिर सिक किड्स कनाडा का हॉस्पिटल, ये दुनिया के बड़े हॉस्पिटल्स में से
टॉप 5 में गिनती आती है, वहां पर से पेरेंट इंफॉर्मेशन शीट्स मिलता है। अच्छा। तो हर एक डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी जितनी पेरेंट्स को मालूम है, हम्म। वो भी प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, इनको भी दिए थे। ठीक है, कभी तो कभी बच्चे को मम्मी बोलते हैं, अरे हमारे बच्चे खाते नहीं, हाँ। सोते नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, बट हाउ डू यू डील विद देम? ओके, सो ये हमारे इंडिया के जो मदर्स हैं, ठीक है, ये 100% मदर्स ये बोलते हैं। ठीक है, चाहे बच्चे का वजन उसकी उम्र से जितना रहना चाहिए उससे 5 किलो ऊपर भी हो तो हाँ, बोलेंगे कुछ खाता नहीं। खाते नहीं। ठीक है, तब हमको समझाना पड़ता है। हम चार्ट लेते हैं, चार्ट में जो है सो एक एज के लिए एक रेंज रहती है वेट की, इतने से इतने तक नॉर्मल है, हाइट की उसी तरह से, हेड साइज की, बोलचाल की, ये सब इंफॉर्मेशन चार्ट के जरिए हम पेरेंट को समझाते हैं कि भाई आपका बच्चा इतने परसेंटाइल पर है। 50th परसेंटाइल मतलब एकदम एवरेज, हाँ। 97th परसेंटाइल मींस अपर एंड ऑफ नॉर्मल, 3rd परसेंटाइल मीन लोअर एंड ऑफ नॉर्मल। जब हम चार्ट पर मार्क करके दिखाते हैं तब उनको समझ आता है कि भाई हाँ ठीक है, तो ये ठीक है, ये कम वजन का नहीं है या ज्यादा वजन का नहीं है, जितना बच्चे को भूख है वो उतना खा रहा है और उसके साथ वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो उतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट है, उनको समझ आ जाता है। तो फिर वो उस बच्चे को फोर्स नहीं करते, पहला चीज। ठीक है, ये था खाने के बारे में। और दूसरा था ये रोते हैं, सोते नहीं। ओके, सो ये बहुत छोटे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है। कुछ कुछ बच्चे जैसे पैदा हुए सो खास करके पहले 6 हफ्ते तक, 9 महीने में पैदा होने वाले बच्चे पहले 6 हफ्ते तक रात को जीते हैं, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये कुदरत है। तो ये वी डोंट नो द रीजन, मगर रात में उनको नींद नहीं आती, दिन में वो सोते हैं। दिन में उनको फीडिंग के लिए उठाना पड़ता है, रात को वो आपको सोने नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको उनको फीडिंग करना है। 1.5 महीने के बाद में चेंज ओवर होता है, रात की उनकी स्लीप बढ़ती है और दिन की स्लीप कम होती है, तो वो ट्रांजिशन होता है। मैं खास करके ये बात बोलता हूँ मदर्स को कि 1.5 महीने के आसपास से अगर बच्चा रात में फीडिंग के लिए नहीं उठता तो उसको उठा करके फीडिंग मत दो, यानी कि वो चेंज ओवर आ रहा है। ठीक है, आज 4 घंटे में उठेगा, 1 हफ्ते बाद 5 में, 2 हफ्ते बाद 6 में, 6 घंटे तक 12 से 6 अगर बच्चा कंटिन्यू सो रहा है, मदर भी सोए, उनको भी रेस्ट मिलेगा और बेबी को भी रेस्ट मिलता है। दिन में बच्चा कॉम्पनसेट करता है, जो रात का एक फीड छूट गया वो दिन में बच्चा एक्स्ट्रा लेकर के कॉम्पनसेट करता है, तो ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वजह से रोना इज नॉर्मल। कभी कभी रोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे लिए कई मदर्स बहुत इंट्यूटिव होती है, उनको पता चल जाता है समथिंग इज रॉन्ग। वो बोलते बच्चा रात को सोता नहीं है, सिर्फ रोता है। ठीक है, और वो बच्चा अदरवाइज सब ठीक है, फिर जब लेके आते हैं तो वो बोलते कुछ ना कुछ गलत है। तो कई बार छोटे से बच्चे बोलते नहीं है, अगर उनको इन्फेक्शन हो, कहीं पर दर्द हो रहा है कहीं पर, तो भी वो सिर्फ रोते रहेंगे। मुंह में छोटे छोटे छाले हो गए तो भी रोएंगे, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो भी रोएंगे, गले में दुख रहा है तो भी रोएंगे। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हम चेकअप करके देखते हैं कि हमको कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन दिख रहा है क्या, जहाँ से उसको दर्द क्रिएट हो रहा है और उससे उसको रोना हो रहा है। नहीं तो फिर हम, जैसे यूरिन इन्फेक्शन है, एक हिडन इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें देखने जैसा कुछ नहीं है, टेस्टिंग से ही पता चलता है कि इसको यूरिन इन्फेक्शन है। हम टेस्टिंग भेजते हैं, कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, 48 आवर्स बाद हमको मैसेज करते हैं कि उसका रोना रुक गया। तो इस तरह से एक रोना बच्चों का बहुत बड़ा सिम्टम है हमारे लिए, उससे हमको कई सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलती है। तो रोने को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना। अगर बच्चा बहुत रोता है, सेटल नहीं होता है, तो जरूर अपने डॉक्टर से आप लोग अपने बच्चे को जरूर दिखाना, वो बहुत जरूरी है। And doctor, how important is breast milk for the children? Extremely good question. Extremely good question. Breast milk is अमृत। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क पहले 6 महीने तक हर मदर को अपने बेबी को देना ही है, चाहे कुछ हो जाए, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। अगर कुछ कुछ मदर्स का बोलना रहता है कि मिल्क कम हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल मिल्क मत दो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक हो सकता है, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 2 बूंद भी अगर मदर मिल्क बना पा रही है तो बच्चे को दो, 2 बूंद दो, क्योंकि उन 2 बूंद से इन्फेक्शन से फाइट करने की बच्चे की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट मिल्क के बहुत सारे फायदे हैं, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी तरह से न्यूट्रिशियस है, उसी से बच्चा अच्छे से ग्रो कर सकता है और कुछ नहीं चाहिए पहले 6 महीने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, उसके अंदर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत है। ठीक है, तीसरा चीज, माँ हमेशा बच्चे के पास है तो बच्चे के लिए मिल्क हमेशा अवेलेबल है।
चौथा चीज कंटेमिनेशन का चांस ही नहीं, तो इन्फेक्शन रिस्क 0 हो गया। इस तरह से कई सारे और भी फायदे हैं ब्रेस्ट मिल्क के, जो उसको बनाते हैं एक अमृत के मान पदार्थ जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। पानी भी नहीं चाहिए तब, पहला 6 मंथ्स में पानी भी नहीं चाहिए। मिल्क में ही जितना पानी है नेचुरली बना हुआ, उसी से बच्चे की प्यास पूरी हो जाती है। तो जो माँ ऑफिस जाते हैं, बाहर हाँ, जाते हैं, उनके लिए भी एक रास्ता है। उनको चाहिए मिल्क एक्सप्रेस करके रख करके, ठीक है, वो फ्रिज में रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को अगर एक्सक्लूसिवली सेफ तरीके से रखेंगे तो 12 घंटे तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सेफ तरीके से एक्सक्लूसिवली तरीके से रखना है इन होम फ्रिजेस। हमारे पास हॉस्पिटल फ्रिजेस रहती है जिसमें हम फ्रीज करके 3 महीने तक भी मिल्क को रख सकते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते मदर्स को। 12 घंटे तक रख सकते हो आप, डेडिकेटेड एक फ्रिज में एक शेल्फ सिर्फ मिल्क को दो, उसमें सिर्फ मिल्क रखो, तो आप 12 घंटे तक भी कुछ खराब नहीं होता। इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर आपके पास 120 ml मिल्क है, बच्चे को चाहिए 30 ml, तो आप सिर्फ 30 ml निकालो, बाकी का 90 ml तब का तब फ्रिज में रख दो। आप सोचोगे कि मैं पूरा 120 ml बाहर रखूं, उसमें से जितना पिया ठीक, बाकी का अंदर रखूं, तब खराब हो सकता है। ठीक है, ठंडा किया हुआ दूध अंदर ही रहना चाहिए। आपको सिर्फ 30 ml दूसरे कटोरी में या दूसरे बॉटल में लेना है, बाकी का मिल्क वापस से जब का जब ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देना है, तो उस तरह से मिल्क खराब नहीं होता। और 12 घंटे निकल जाए तो फिर आप डिस्कार्ड कर देना, फिर फ्रेश मिल्क जमा करना। और वैक्सीनेशन का सिग्निफिकेंस? वैक्सीन सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वैक्सीन क्या है, कोई बीमारी से रोकने या तोड़ है। हम काला धागा बांधते क्यों? ताकि नजर नहीं लगे, करेक्ट। उसी तरह वैक्सीन देते ताकि जो वैक्सीन दी गई है वो डिजीज ना आए, और अगर आए भी तो माइल्डर फॉर्म में आए। तो वो एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है। हर एक बच्चे को वैक्सीन मिलना ही चाहिए। उससे जो वैक्सीन, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी का वैक्सीन हम देते हैं बीसीजी, ठीक है, बीसीजी देने से ब्रेन और हड्डी जैसे डीप सीटेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तभी भी लंग्स का टीबी हो सकता है, लेकिन ये माइल्ड टीबी में काउंट होता है। डीप सीटेड सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी आफ्टर टीबी वैक्सीनेशन होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। उसी तरह एमएमआर वैक्सीन है, मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स मतलब हम अपनी भाषा में छोटी माता बोलते हैं, हाँ, और खसरा बोलते हैं। ये वैक्सीन मिलने से काफी सारे केसेस कम होते ही नहीं केसेस, ठीक है। जब होते भी है तो वो माइल्डर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एक टाइम था, हम लोग जब 25 साल 30 साल पहले जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त पूरा वार्ड मीजल से भरा होता था। जब भी था वैक्सीन, लेकिन तब वैक्सीन कवरेज उतना अच्छा नहीं था। लोग घबराते थे वैक्सीन लेने से, नॉलेज नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तो पूरा वार्ड हमारे पास मीजल्स वार्ड हुआ करता था। हर एक बच्चे को निमोनिया हुआ है, माउथ में इन्फेक्शन हुआ है, खा नहीं पा रहा है, लो बीपी है, सबको रैश भरा हुआ है, छोटी माता का, ये सब चीजें थी। आज वो उतना हम लोग नहीं देखते, अभी बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वैक्सीन कवरेज काफी इंप्रूव हुआ है। बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन काफी पिकअप हुआ है, और इसको और आगे जाना है, क्योंकि जो पैसा हम वैक्सीन पे, जो गवर्नमेंट और पेरेंट्स, प्राइवेट प्रैक्टिस के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, या फिर गवर्नमेंट में जो बच्चे टीके ले रहे हैं, जो पैसा वैक्सीन की तरफ खर्च हो रहा है, अगर वही हम वैक्सीन नहीं देते और उन बच्चों को वो इन्फेक्शंस होते, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो खर्चा होता वो वैक्सीन के खर्चे से कई ज्यादा होता, कई गुना ज्यादा होता। 1 गुना 2 गुना भी नहीं, 10 के ऊपर गुना ज्यादा होता। तो एक तो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है वैक्सीन से, हेल्थ अच्छी रही उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, ग्रोथ अच्छी रही उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। ये फायदा है बच्चों की तरफ से, और गवर्नमेंट या पेरेंट्स की तरफ से ये है, अगर बच्चे को वैक्सीन मिल जाए, वो बीमार कम पड़ता है, फाइनेंशियली बर्डन ना गवर्नमेंट पर पड़ता है और ना ही पेरेंट्स पर पड़ता है। तो इस तरह से दोनों लोगों को, बच्चों को भी एज वेल एज बड़ों को भी, बच्चों के वैक्सीनेशन से बहुत फायदा मिलता है। और एक चीज जानना था डॉक्टर, ये बैलेंस डाइट क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, बड़े जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो बच्चे रहता है तो एक चॉकलेट लो, एक चिप्स, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स, तो हाउ डू यू थिंक? तो जो आप 3 नाम बोले मेरे को, वो तीनों भी जंक फूड में है, ठीक है। चॉकलेट, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक तीनों भी जंक फूड है। जो बैलेंस डाइट होता है, देखो हमारा फूड जो है कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये बड़े न्यूट्रिएंट, इनके अलावा विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जब हम सही मात्रा में लें इन कंपोनेंट्स को, ताकि हम अप्रोप्रिएटली ग्रो कर सके, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं।
अगर आप सिर्फ चॉकलेट देंगे, वो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट है, कोको है, तो उसमें पूरा का पूरा शुगर है, वो बैलेंस नहीं हुआ। कहाँ से हुआ? चिप्स लेंगे, उसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, या फिर अगेन पोटैटो चिप्स है तो फिर से स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, उसमें प्रोटीन जीरो है। कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ शुगर 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 है, 40% ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक इज शुगर। Yes. ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस कहाँ से आया? ठीक है, तो बैलेंस डाइट जब बोलते हैं तो सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मिश्रण, साथ में थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स जब मिलता है तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। मैं आपको एक स्टेप और आगे जाके बताऊंगा। बैलेंस डाइट अलोन विल नॉट कीप ए चाइल्ड हेल्दी। बैलेंस डाइट अलॉन्ग विद अ हेल्दी फंक्शनल लाइफस्टाइल, जहां पर बच्चे कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट एंड अ फंक्शनल एक्टिव लाइफस्टाइल से बच्चों की हेल्थ अच्छी रह सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। तो आप इतना बिजी रहते हो होल डे, तो आपका where do you get any leisure time? Do you get at all Of course, any leisure yes, time? yes. What do you do? क्या होता, एक प्रोफेशन में रहते हुए वी टेंड टू डिराइव आवर लीजर और प्लेजर इन दैट प्रोफेशन इटसेल्फ। कई बार ऐसा होता है वहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास कुछ समय पहले ट्रिपलेट बेबीज पैदा हुए थे। ठीक है, तो ट्रिपलेट प्रीमेच्योर थे, तीनों आईसीयू में गए, तीनों रिकवर हुए, घर गए। उनकी फर्स्ट बर्थडे हमारे हॉस्पिटल में मनी। उनकी फर्स्ट बर्थडे पे उनके घर पे या कहीं और मेजर फंक्शन नहीं हुआ। मेजर फंक्शन हुआ लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल के साथ, स्टाफ के साथ में, तो दैट इज लीजर। ठीक है, वी डोंट सी इट एज एक पेशेंट आया और अपना फंक्शन किया, ऐसा नहीं है। हमारे लिए एक वो हैप्पीनेस है। हम लेजर में करते क्या है? एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। और वो सब चीज की हम डांस किए, उस वक्त म्यूजिक लगाए, डिनर किए, फिर जो है सो केक कटिंग किए, बच्चे बन गए खुद, ये किए। अच्छा, अब क्रिसमस आता है, कुछ साल से मैं नहीं बन रहा हूँ, मगर पहले मैं हर साल सैंटा बनता था। ठीक है, तो सैंटा के क्लोथ्स पहन करके, टोपी, दाढ़ी लगा करके, एक गुडीज बैग लेकर के ऐसे रख के मैं घूमता था वार्ड में। तो जहां भी जो बच्चा एडमिटेड है उनको जाके विश करना, उनके साथ में उनको छोटा सा गिफ्ट देना, उनकी थोड़ी सी खुशी और हंसी देखना, वो वर्क नहीं है, वो लेजर है। वो क्रिसमस भी हम सेलिब्रेट किए, साथ में एंजॉय भी किए। इसके अलावा भी टाइम मिलता है। ये तो हम जो मतलब वर्क से प्लेजर डिराइव करते हैं वो बताया आपको। संडे है फॉर एग्जाम्पल, संडे को सेकेंड हाफ ऑफ द डे फैमिली टाइम रहता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हॉस्पिटल जाते हैं, शाम को फिर से घर पर रहते हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ डिनर्स पे जाते हैं, मूवीज देखते हैं, प्लेस देखते हैं, और जो है सो घूमते फिरते हैं। साल में कुछ समय निकाल करके हॉलीडेज पर भी जाते हैं। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ जो होता है, वो हमारे लाइफ में भी है। शादियों में जाना, फंक्शंस में जाना, ये सब चलता रहता है। काम अपना कंप्लीट होने के बाद ये कवर करना पड़ता है, तो वो उस तरह से हमारा लीजर भी साथ का साथ चलता रहता है। तो आपका डेली रूटीन क्या है डॉक्टर? 2 ब्रांचेस है, बशीर, बंजारा हिल्स और बशीरबाग। मेरा दिन सुबह में शुरू होता है 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास। पहले मैं बंजारा हिल्स जाता हूँ, वहां पर आउट पेशेंट्स करता हूँ, फिर वहां से 12, 12:30 बजे तक कंप्लीट कर करके बशीरबाग आता हूँ। फिर यहाँ पर 3, 3:30 तक ओपी खत्म होता है यहाँ का, और उसी बीच में इन पेशेंट्स के राउंड्स, काउंसलिंग वगैरह करते हैं। 3, 3:30 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो भी हो या बैक एंड काम जो भी हो, वो लंच टाइम और थोड़ा सा जो है सो रेस्ट मिलता है। फिर 6:30 के आसपास इवनिंग सेशन में आउट पेशेंट्स रहता है। बाय अराउंड 8:30, 9 खत्म करके फिर से एक बार इन पेशेंट्स को देख करके फिर देन आई गो होम। आफ्टर गोइंग होम, लाइक इट्स अगेन डिनर टाइम with family and my parents, my grandparents, सभी हैं, yeah. So we spend time together for a little while and then go to sleep. So ये मेरा balance between professional and personal. It is very important. अभी अगर वो नहीं रखेंगे तो हम खुद ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो बैलेंस रहेगा तो वो प्रोफेशनल लॉन्गेविटी भी बेटर रहती है, तो वो जरूरी है। तो as a doctor, what are the qualities to be a good doctor? What are the 3 good qualities? ये आप बताना है मुझे। What is it that a family or a non-medical person expects? I think from compassion. A doctor? Yes. Compassion, honesty, to be honest,
and also knowledge, of course. The interest, I mean the interest Yes, क्या correct. अपडेट करना अपने आप को. Absolutely. So very rightly said, knowledge is the first. अगर knowledge है तो ही आप कुछ कर, जो आप जानते हो वो आप कर सकते हो, जो आप नहीं जानते हो वो उसको आप कर भी नहीं सकते. तो आप कुछ हद तक जानते हो तो इंक्विजिटिव होना के उसके बारे में और मालूम करें ताकि उस तरह से अपने पेशेंट्स को मदद कर सको. ये पहला चीज होता है. सेकेंड, ऑनेस्टी आप बोले, आई वुड पुट इट एज ट्रांसपेरेंसी. ओके. ठीक है. सो जो है अच्छा या बुरा अगर मैं अपने पेशेंट के फैमिली के साथ शेयर करूंगा तो उनको समझ में आएगा कि सही क्या चल रहा है, ये ठीक हो रहा है या डिटीरिएट हो रहा है या सेम है. वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. ठीक है. अच्छा भी बुरा भी जो भी हो, ट्रांसपेरेंसी इज इन अदर वर्ड्स ऑनेस्टी एज यू सेड. तो वो बहुत जरूरी है. और कंपैशन तो होना ही है. अगर कंपैशन नहीं है तो एक पर्सन को मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए. Compassion is must. You should be able to place yourself in the place of the patient, think about the patient, have empathy and then treat. ठीक है. आपको compassion और चाहिए फैमिली के साथ भी. ठीक है. अगर वो नहीं हो तो आप जेल नहीं करेंगे तो पेशेंट्स को आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे. So these are definitely strong factors which anybody, I would not say doctors, but people who are thinking of joining the medical profession should also think कि उनके अंदर ये है क्या, ये वो कर पा सकते हैं क्या. अगर हाँ तो फिर they should look at joining the medical profession. और एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता ना. वो ट्रस्ट ऑटोमेटिक, अगर आप कंपैशन और ऑनेस्ट हो, कंपैशनेट और ऑनेस्ट हो तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. ट्रस्ट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ट्रस्ट अपने आप से बिल्ड होता है. एंड व्हाट आर योर 3 ग्रेटेस्ट स्किल्स? या मेडिकल, नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल भी आप बोल सकते हैं. ओके. मेडिकली जो हमारे, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट आई थिंक आई कैन कम्युनिकेट वेल. That is very important from a patient and doctor relationship point of view. My communication is a skill that I have strong. People say I have a keen eye. So if there is something wrong, I tend to see it ahead of my colleagues sometimes. So keenness to identify problem है. और तीसरा है मेरा स्किल्स, जो हैंड स्किल्स अच्छा है. जैसे कुछ प्रोसीजर्स रहता है खास करके न्यूबॉर्न्स में, वो इतने छोटे से है 600 700 800 ग्राम के, उनकी नस मिलना ही मुश्किल होता है कई बार. तो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव दो स्किल्स कि इन बच्चों के जो प्रोसीजर्स है, जैसे लाइंस डालना, अम्बिलिकस में से हम ड्रिप्स डालते हैं, कभी कभी पीट का पानी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, छोटी बारीक स्पेशल पिक लाइन करके लाइन आईवी होती है वो डालते हैं, चेस्ट ड्रेन डालते हैं, एब्डोमिनल टैप पानी निकाल, ये सब चीजों में गॉड हैज गिवन मी माय हैंड्स ए स्किल. सो वो मैं आराम से अच्छे से कर पाता हूँ. सो प्रोबेबली दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर अ नियोनेटोलॉजिस्ट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस I think I have those. That's how people tell me that you can do these things. So are you on social media, doctor? Yes, why not? I am on social media. I am on Facebook. On Instagram and Twitter I am not so active. मुझे लगता है कि वो एक्चुअली मेरे को चलाने भी नहीं आता वो उतना अच्छे से. वो बच्चे चलाते हैं तो अगर कुछ हो तो वो मेरे को बोलते हैं तो अच्छा ऐसा भी करना है, ऐसा लगता है. फेसबुक थोड़ा सा, व्हाट्सएप थोड़ा सा, तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल लेवल पर मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ. और उसी तरह हॉस्पिटल की तरफ से भी हम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी पर एक्टिव रहते हैं. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, थोड़ा सा व्हाट्सएप, ये सब चीजें हॉस्पिटल के अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग एक्टिव रहते हैं. उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टीम है. एंड माय डॉटर हु इज आल्सो डूइंग मेडिसिन नाउ, शी इज डूइंग हर एमबीबीएस, वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहती है और इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पेरेंट्स को, पेशेंट्स को, पोटेंशियल पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस हम लोग देते रहते हैं. और डॉक्टर, मतलब I can think of thousands of questions now. There is no end to it, but I'll quickly, one or two I'll ask. Sure. So, what is your favorite film?
अभी Okay. नॉन मेडिकल हो गया, बहुत बहुत सारे हो गया मेडिकल. मेडिसिन. हाँ. It's very tough. I can say कि I cannot point to one movie, but मेरा जो genre है, जो जिस तरह की फिल्म्स मुझे पसंद है, मुझे थ्रिलर्स पसंद है. ठीक है, थ्रिलर जिसमें थोड़ी डिशुम है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा सा जो है सो अच्छा बाहर का शूटिंग है, और थोड़ा सा सस्पेंस है. उस तरह की मूवीज मुझे जनरली पसंद आती है. पुराने मूवीज में देखें तो फॉर एग्जांपल डॉन है, इस तरह की मूवीज. नसीब, अमिताभ बच्चन फैन ऑब्वियसली, तो उस तरह की मूवीज पसंद आती है. इंग्लिश पिक्चर्स में देखें तो पुराने देखेंगे तो फिर गॉडफादर, दोस काइंड ऑफ मूवीज आई लाइक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव सम टू सर्टेन एक्सटेंट सम कॉमेडी एज वेल. तो देखने में हंसने में मजा आता है. तो दैट इज द सेकंड genre that I like to see. Family dramas and all I'm not a big fan of. So that is the kind of movies I like. So what about the OTT platform now? Yeah, I see a lot of thrillers again, suspense serials and thrillers. Those are the two areas which I see. I'm not a big fan of these talk shows and जो रियलिटी शोज जैसे बोलते हैं, ये सब चीज उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं करते. बट आई लाइक अ गुड लाफ एंड अ सस्पेंस, अ थ्रिलिंग, edge of the seat kind of drama. That kind of stuff I like. Any regrets, doctor? No regrets, nothing at all. I am very happy where I have lovely wife, lovely children, and parents who are very supportive, profession, and a lot of love comes from within our profession, from our staff as well as from our patients. So overall, I am living a happy life. Any message, doctor, that you want to give to our viewers and also to the children who want to become doctor later on? So that's again a very good point. Now, what I would like to say is, see, you don't really have to be a doctor to be happy. In the olden days, when we were young, doctors or engineers, those were the two main professions that people used to talk about. Today, it is not the case. The world has opened up, and the scope of work, the areas of work, there have been an n number of fields which have opened up, and people are doing very well. I mean, they're both professionally and financially very happy in what they do today. So one thing is, if you have a passion for something, follow it. Whether it is whatever it is, whether it is art, music, education, professional fields, IT, whatever it is, filmmaking, please follow it very aggressively. Be dedicated. Only then you will see the fruits coming out. अगर आप चार बोर्ड्स में एक साथ पैर रखेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे. ठीक है, be dedicated to what you want to do and pursue it with all your heart. Give it everything. तो automatically you will have success in that. करने जाएंगे सब कुछ पॉसिबल है. नहीं करना, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं. So please work hard towards your goal and you will achieve it. That's all I think I can tell to the youngsters who are out there. When it comes to medical profession, if you're keen on it, go into it. But as we discussed earlier on, 2 to 3 attributes you should have. You should have an aptitude for knowledge. Secondly, you should have a degree of transparency and honesty. And thirdly, you should be a compassionate person. If you think you can do these things, then yes, medical profession is for you. When medical profession is not just being a doctor, you can be a so many things are there. A nurse, okay, and there are a lot of male and female nurses across the country and across the globe today. So nursing is not just a lady's job. It is open to male and female people in the community. Then there can be lab technicians, there can be biochemists, there can be pharmacists. All these are working towards healthcare. So they are all a part of healthcare industry, if you like it. But there are so many scopes within the medical field as well. Now we are talking about artificial intelligence. So there will be a lot of scope and a lot of work which will come out in artificial intelligence as well. And when it is applied to medicine, obviously it will become artificial intelligence for healthcare. So you can work towards that as well. Please follow your passion and I'm sure you will succeed. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
I've had a great time coming over to have a chat on Sutra Talkies. Thank you.